नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आर के सर। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, क्लासों में आप सबका ध्यान होगा। आज हम पढ़ रहे हैं धोलावीरा सभ्यता। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चमुंडरो सभ्यता। धड़ो शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था कि टीबा ढेर बोल सकते हैं, टीबा बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? धड़ो, उस शब्द का अर्थ हम बोल सकते हैं। ये जो सभ्यताएं हैं जिसके अंत के अंदर क्या दड़ो शब्द लगा, मैंने पीछे से शायद 2 या 3 कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो शब्द है वो जिस सभ्यता के आगे भी लगते हैं वो सब पाकिस्तान के अंदर है। और समुद्र सभ्यता भी सिंध प्रांत के अंदर, मैंने पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को बताया था, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आज हम बात करेंगे धोलावीरा सभ्यता की। तो धोलावीरा जो सभ्यता है इसकी जो खोज है वो भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनपति जोशी ने इसकी खोज की थी। अब खोज कब की थी? 1967 से 68 के बीच में इसकी खोज की गई। कब की गई थी? 1967 से 68 के बीच। 68 के बीच इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। किसकी खोज की गई? खोज की गई थी धोलावीरा सभ्यता की। अब अगर हम इस सभ्यता का कालक्रम की बात करते हैं तो इस सभ्यता का कालक्रम, अगर हम इस सभ्यता किस चीज की बात करते हैं, कालक्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कालक्रम है वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक इसका क्या माना जाता है? कालक्रम माना जाता है। 3300 ईसा ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम माना जाता है। ईसा को हम क्या बोल सकते हैं? बीसी भी बोल सकते हैं। बीसी का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के समय से जन्म के पहले। और एडी का अगर हम बात करते हैं तो एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है वर्तमान समय या ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, वो होता है ईसवी। और ईसा पूर्व, ये आप लोगों को मैंने एक कक्षा में भी बताया था, तो शायद आप सबको समझ में आ गया होगा और मैंने अभी भी आपको ये सब बता दिया है। तो इसका जो कालक्रम मैंने अभी बताया आपको कि 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक इसका जो कालक्रम रहा था। और ये जो सभ्यता है वो आज से लगभग 4500 साल पहले अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? आज से मान लो यह 4500 साल यानी 4500 वर्ष पूर्व है। क्या आई? पूर्व अस्तित्व में, अस्तित्व में क्या आई? धोलावीरा सभ्यता। और इसका मैंने कालक्रम आपको अभी मैंने बताया है कि 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के मध्य इसका क्या हुआ था? इसका कालक्रम रहा था, ये पनपी थी। और ये लगभग धोलावीरा जो सभ्यता है, ये लगभग धोलावीरा सभ्यता धोलावीरा सभ्यता सभ्यता लग लगभग 2600 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व में खूब खिली थी। खूब खली और खली 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 फुली का अर्थ तो आप सब जानते होंगे कि ये जो सभ्यता है जब अस्तित्व में आई थी 4500 वर्ष पूर्व है, ये क्या आई थी? अस्तित्व में आई थी। इसकी खोज जनपति जोशी ने इसकी खोज की थी। और 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व में इसका कालक्रम है। और ये 4500 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई थी। तो हली फुली का मतलब होता है कि उच्चतम, अपनी उच्चतम श्रेणी में, यानी कि पहले हम स्टार्ट करते हैं तो निम्न होते हैं, फिर उसके अंदर जो नगर नियोजन की जो व्यवस्था है वो उत्तम हो गई, जिसके कारण ये अपनी चरम सीमा पर 2600 ईसा पूर्व में अपनी चरम सीमा पर ये पहुंच गई थी। और इतनी खूब लिख ली कि इस सभ्यता के अंदर बहुत ही शानदार नगर नियोजन
हो गया था, कोई भी चीज की इसके अंदर समस्या ही नहीं थी, यानी कि एक बेहतरीन नगर ये बन गया था। कौन सी सभ्यता? धोलावीरा सभ्यता, इसकी हम जो बात करें, ये जो सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? जो धोलावीरा जो सभ्यता है, ये दो मौसमी नदियों के बीच में स्थित। कौन कौन सी दो भी नदियां थी? एक तो थी मनसर और एक मनहर नदी। नदी नदी की अगर हम बात करें, इसकी जो नदियां हैं उसकी हम बात करें, तो ये दो नदियों के बीच में बसी थी। दो नदियों के बीच में फैली थी। पनपिया, ये तो नहीं बोलते, पनपी। और दो नदियों की हम बात करें कि दो नदियां थी कौन सी? एक तो थी मनसर नदी, मनसर नदी, और दूसरी थी मनहर नदी, यानी मन को करने वाली जो नदी थी उसके किनारे इन इस सभ्यता का क्या हुआ था? ये सभ्यता पनपी थी या विकसित हुई थी। जैसे हम बात करते हैं मेसोपोटामिया, दजला और फरात नदी के बीच की जो भूमि है उसको हम मेसोपोटामिया या सभ्यता कहते हैं। मेसोपोटामिया यानी कि जो दजला जो फरात नदी है, दजला और फरात नदी है, फरात, इसके जो बीच की जो भूमि है, यानी कि ये नदियां जा रही है, एक उत्तर की तरफ जा रही है, दक्षिण की तरफ। तो ये जो सभ्यता यहाँ विकसित हुई, इसको हम कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता इसको हम लोग कहते हैं। उसी प्रकार ये जो सभ्यता है, कौन सी? धौलावीरा जो सभ्यता, ये मनसर और मनहर नदी के किनारे बीच में विकसित हुई थी। हाँ, तो शुरू करते हैं। मेरी आवाज आ रही होगी। तो ये दो नदियों के बीच के अंदर पनपी थी। अब हम अगर बात करें कि इसका जो स्थान है, यानी कि ये जो नदी है इसका जो स्थान है, स्थान कहाँ पर था? इसका स्थान था ये गुजरात, गुजरात के जो कच्छ जिला है, कच्छ के रण, कच्छ के रण में यह सभ्यता विकसित हुई। यह सभ्यता विकसित हुई या पनपी? विकसित हुई, यह इसको खोजी गई। सीधी सी बात है कि खोजी गई। खोजी खोजी किसके द्वारा गई? ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ये जगपति जोशी, जो कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के ये बंदे थे, जगपति जोशी, जिन्होंने 1967 से 68 के मध्य इसको खोजा था या उत्खनन इसका किया था। और 3300 से 1300 ईसा पूर्व के अंदर ये क्या हुई थी? विकसित हुई थी। या इसका जो कालक्रम माना जाता है, 4500 वर्ष पूर्व ये अस्तित्व में आई। और धोलावीरा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व में खूब फैली फैली, यानी अपनी चरम सीमा पर थी। फिर आता है कि कौन सी नदियां थी? मनसर और मनहर नदियां थी, जो गुजरात के कच्छ के रण में यह सभ्यता विकसित हुई, या इसको हम बोल सकते हैं कि इसको खोजा गया। फिर हम बात करते हैं, अब बात हम किस चीज की करते हैं, वो अगर हम लगा ले बात, तो कहते हैं कि ये जो नदी थी, अब ये जो नदियां थी, ये दोनों ही नदियां कौन सी थी? मौसमी नदियां। मौसमी ये नदियां, मौसमी नदियों का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे कि जब बारिश होती है, जैसे आज का जो समय है बारिश होने वाली है, तो यह नदियां शुरू हो जाएगी। जैसे हमारी कांसली नदी है, उसी प्रकार ये नदियां भी मौसमी नदियां, यानी बरसात के होने पर भी ये नदियां चलती थी। और इसी स्थान की हम बात करते हैं, इसी बात करते हैं कि ये शुष्क क्षेत्रों में पनपी, शुष्क क्षेत्रों में विकसित विकसित हुई। ये हम इसकी बात अगर हम कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं? इस उनसे धोलावीरा सभ्यता की, ये शुष्क क्षेत्रों में, क्योंकि ये जो नदियां थी, नदियों के किनारे तो ये विकसित हो गई, लेकिन ये जो नदियां थी वो मौसमी नदियां थी, जिसके कारण जब बारिश होगी तो ये चलेगी नदियां, इसके अंदर पानी होगा, अन्यथा तो ये सूखा ही होगा। तो ये शुष्क क्षेत्रों में विकसित हुई सभ्यता है। और ये जो सभ्यता है, ये जो कच्छ का रण है, जैसे हमारा गुजरात हो गया, जैसे हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा भाग हो गया, और ये हमारा गुजरात है। गुजरात का जो ये है हमारा, यहाँ पर है कच्छ,
और यहीं से जो नदियां जाती थी उसी नदी के बीच क्या हो गई, ये सभ्यता विकसित हो गई। और कौन, एक नदी इधर से जा रही थी एक नदी से, तो इसके बीच में ये क्या हो गई, ये सभ्यता विकसित हो गई। और शुष्क क्षेत्र थे क्योंकि ये बारिश यहाँ पर आती नहीं थी, मौसम होता था, तो यहाँ पर क्या होता था, पानी हो जाता था और यहाँ पर फसलें वगैरह की जाती थी। तो ये गुजरात के अंदर स्थित है। ये मैंने आपको बताया था कि गुजरात के कच्छ के रण में ये सभ्यता विकसित हुई या खोजी गई। फिर अगर हम बात करें इसी सभ्यता की, ये जो धोलावीरा जो सभ्यता है, ये कहाँ पर, इसको जो ये सभ्यता है ये कोटला टीबा, क्या बोल सकते हैं इसको, कोटला टीबा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये टीबे के ऊपर स्थित थी। टीबा हम लोग जानते हैं जैसे ढेर ही होता है, जैसे हमारा ढेर हो गया रेत का, तो यहाँ पर तो ये गुजरात है, तो गुजरात के अंदर ये रेत का ढेर होगा और इसके ऊपर ये सभ्यता है, ये सभ्यता क्या हो गई, विकसित हो गई। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इस सभ्यता में, इस सभ्यता को कोटड़ा टीबा भी कहा जाता है। कोटड़ा टीबा, टीबा तो आप लोग जानते ही होंगे, कोटड़ा टीबा, टीबा भी इसको कहा जाता है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इसकी जो खोज है वो किसने की थी, किसने की थी, जगपति जोशी ने। और ये कौन सी नदियों के बीच में थी, ये थी मनसर और मनहर। कालक्रम था 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, और ये अस्तित्व में फुली फुली कब, फली फुली 2600 ईसा पूर्व में। और ये दो नदियों के बीच की भूमि है, ये भी हम बता, ये जो धोलावीरा सभ्यता है हमारी, धोलावीरा जो सभ्यता है ये तीन स्तरों में बांटी गई थी। धोलावीरा सभ्यता के तीन स्तर है, तीन स्तर है। तीन स्तर कैसे है, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था, सॉरी हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो सभ्यता में हमने पढ़ा था, या सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि दो स्तर थे, यानी ऊपरला टीला और निचला टीला। उसी प्रकार ये जो धोलावीरा जो सभ्यता है, मैंने शायद आपको इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इसके बारे में थोड़ा बताया था कि इसका जो क्या था, ये तीन भागों में, सभी जो हड़प्पा को छोड़कर जितनी भी जो सभ्यताएं हुई है वो दो भागों में थी, लेकिन ये जो धोलावीरा था ये तीन भागों में विभाग विभक्त थी। ये तीन भाग था, ये था कौन सा, उत्तरी टीला, सॉरी उत्तरी बोल सकते हैं, या इसको पश्चिमी टीला इसको बोल सकते हैं। और ये था पूर्वी टीला, और ये मध्यवर्ती टीला, या ऊपरला टीला, निचला टीला, या मध्यवर्ती टीला इसको हम कह सकते हैं। और जो ऊपर वाला था इसको गढ़ कहते हैं। अब मैं बता देता हूँ टीले कौन कौन से थे। पहला टीला था हमारा गढ़िया, पहला स्तर जिसको हम गढ़ किसको कहते हैं, टीले के ऊपरी भाग को, भाग को गढ़ कहते हैं। और ये जो गढ़ है इसके अंदर कौन रहते थे, राजा महाराजा इसके अंदर रहते थे, अपने शाही लोग इसके अंदर रहते थे, इस टीले के अंदर रहते थे, जिसको हम गढ़ कहते हैं। और ये जो गढ़ है इसके चारों ओर इस सुरक्षा, जैसे ये हमारा गढ़ हो गया, ये टीला हो गया ऊपर वाला, और ये नीचे वाला टीला है, इसके अंदर भी एक हो गया, ये उससे भी नीचा टीला है, इसके ऊपर भी एक शहर हो गया। तो ये जो टीला है इसके चारों ओर एक सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा प्राचीर बनाई दी गई, या दीवार भी इसको कह सकते हैं। तो ये ऊपरी टीला की इसको मजबूत दीवार भी इसके अंदर जोड़ देते हैं, मजबूत दीवार, दीवार या प्राचीर इसको बोलते हैं, प्राचीर इसके अंदर, प्राचीर है, चारों तरफ लगा दी गई, सुरक्षा के लगा दी गई, इसके लिए, सुरक्षा के लिए, इसके अंदर, गढ़ के अंदर। फिर हमारे पास आता है मध्यम, मध्यम वर्गीय, वर्गीय टीला। मध्यम वर्गीय टीला क्या होता है, ध्यान देना।
जिस प्रकार से गढ़ होता है उसी प्रकार से मध्यम वर्गीय टीला भी होता है। टीले के ऊपरी भाग यानी जो टीला है उसके जो उससे नीचे जो स्थिर है, जैसे ये टीला हो गया ऊपर ऊपर का टीला, नीचे जो निचला जो टीला है उसको मध्यवर्ती यानी दूर के नीचे वाले टीले को, तो या हम इसको बोल सकते हैं कि अ, ऊपरी टीले, ऊपरी टीला व निचला टीला, निचले टीले के बीच में स्थित टीला, स्थित टीला, इसको हम क्या कर सकते हैं, मध्यम वर्गीय टीला भी इसको हम कह सकते हैं। ये धोलावीरा सभ्यता के इस तरतीब, जिसमें गढ़ हो गया, मध्यवर्ती टीला हो गया। ये जो टीला था इसके भी चारों तरफ एक सुरक्षा प्राचीर बना दी गई, जिसके अंदर कोई भी चोर उचके वगैरह इसके अंदर चोरी ना कर सके या इसके अंदर चोर घुस ना सके। फिर आता है तीसरा हमारा निचला टीला। अब आप कहोगे कि सर जो ये मध्यम वर्गीय जो टीला है इसके अंदर रहते कौन होंगे, इसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स कौन रहते होंगे, इसके अंदर रहते हैं ये कौन से, जैसे मंत्री हो, मंत्री हो गए, ब्राह्मण हो गए, वो सब इसी के अंदर रहते थे। और इसके अंदर रानी रानी राजा और उनके जो दासिया वगैरह वो इसके अंदर रहती होंगी। फिर आता है निचला टीला। धोलावीरा सभ्यता की खुदाई के दौरान शहर के रूप में मिलने वाले अवशेषों को, यानी कि जो शहर है, यानी निचला है, जो शहरी हो या नीचे है, तो निचले शहर या निचले टीले, टीले में मिला सकते, क्या कहता है, निचला टीला कहलाता है। इसके अंदर कौन रहते थे, इसके अंदर रहते थे मध्यम वर्गीय लोग, यानी कि छोटे, यानी किसान वगैरह हो गए, मजदूरी करने वाले हो गए, व्यापार करने वाले हो गए, वो सब निचले टीले में ही रहते थे, बाजार लगता था इसके अंदर। तो ये हो गया आपका निचला टीला। फिर आता है कि धोलावीरा सभ्यता में प्राप्त होने वाला एक महत्वपूर्ण जलाशय था, जिसकी मैंने आपको पहली चोट बात कर दी थी कि ये जो सभ्यता है ये विकसित ही इसके कारण हुई थी, इसके अंदर, और ये फली फूली भी इसके कारण की, जो इसके अंदर जो जलाशय मिला है उसका आज तक भी इंजीनियरों को यह नहीं पता चला कि ये जो जलाशय बनाया गया था वो किस प्रकार से बनाया गया था, इसके अंदर पानी कहाँ से आता है और ये जो पानी है वो जाता कहाँ से, ये आज तक भी किसी को पता नहीं चला। तो जिसके कारण इसको, ये जो भारतीय जो विश्व धरोहर सूची में 40वें नंबर पर इसको, सूची में इसको शामिल किया गया है, अभी तक इसको जोड़ा नहीं गया है। फिर आता है हमारी बात चौथा कि इसके अंदर एक महत्वपूर्ण जलाशय भी प्राप्त हुआ, महत्वपूर्ण जलाशय, ये जो सभ्यता है इसके अंदर महत्वपूर्ण एक जलाशय मिला है, जलाशय मिला, जिसकी चौड़ाई, जिसकी हम चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई है इसकी 24 मीटर, और अगर हम बात है इसकी लंबाई की तो लंबाई है इसकी 70 मीटर, और अगर हम इसको गुणा करें तो आप जोड़ कर सकते हो कि कितना होता है। तो बात करते हैं, एक हजार 680 मीटर के अंदर ये फैला हुआ है, यानी कि 1 किलोमीटर 680, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर के अंदर ये जो जलाशय है ये फैला हुआ है। और ये जो धौलावीरा में ये मिला है इसकी निकासी की अभी तक किसी को पता नहीं चला है। और ये कौन से ये बनाया जो गया है, ये जो जलाशय है ये पत्थरों को तराश कर, इसको पत्थरों को
ये जो जलाशय है ये पत्थरों को काट कर तराश कर बनाया गया है, यानी अलग अलग चित्र इसके अंदर बने हुए हैं। बहुत ही बड़ा है, ऐसे मान लेते हैं, आयताकार है। और ये जो पत्थर लगे हुए हैं तराशे हुए हैं, इसके अंदर ऐसे बैठे हुए हैं चारों ओर। ये क्या हुए हैं, ये तराशे हुए हैं, किसी भी आकृति में होंगे, मेरे को पता नहीं है कि कौन सी आकृति में थे, लेकिन ये तराशे हुए हैं। वहां पर जाऊंगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये जलाशय आपका हो गया। क्या है ये, जलाशय। जलाशय भी उसको बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा है, मैंने अभी बताया कि 24 मीटर इसकी चौड़ाई है और 70 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और जो ये जो सभ्यता है, इस जलाशय में पानी की निकासी, और अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो पानी भरता है, पानी भरने, वह निकासी के, यानी निकालने के लिए, निकासी के के लिए अद्भुत तकनीक, अद्भुत, जो मैंने अभी बताया, अद्भुत तकनीक का प्रयोग किया गया है। अद्भुत तकनीक का इसके अंदर प्रयोग किया गया है पानी को निकालने और पानी को भरने के लिए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो सभ्यता है ये शुष्क क्षेत्रों में फली फूली थी, जिसके कारण यहाँ पानी की कमी होगी और जिसके कारण ये इतना बड़ा जलाशय बनाया गया होगा, और जिसके अंदर पानी भरने, यानी जो बरसात के जो नदियां हैं, इससे जो पानी आता था वो पता नहीं किस तरीके से यहाँ से पानी आता था और किस तरीके से यहाँ से यानी निकल भी जाता था। यानी निकासी, जो गंदा पानी होता था उसको निकासी करने के लिए अलग पानी होता, अलग जगह होती थी, और जो अच्छा पानी था वो जलाशय के अंदर भरा रह जाता था, जिसके अंदर ये जो पूरी की पूरी जो सभ्यता है वो विकसित हो गई और फली फूली, यानी यहाँ पर रहने लायक ये जगह बन गई थी। और गुजरात के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, और ये शायद अभी भी मिल सकती है, क्योंकि अभी हुई नहीं है। फिर हम इसकी इस सभ्यता में बात करते हैं कि जो सभ्यता में प्राप्त होने वाले जो जलाशय, जैसे ये तो बड़ा जलाशय है, लेकिन जो जलाशय है वो कितने हैं, लगभग जलाशय, जलाशयों की जलाशयों की जो संख्या है वो लगभग 16 है। कितनी है, 16 जलाशय यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, इसी प्रकार के इतनी ही लंबाई और चौड़ाई, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर के अंदर ये फैले हुए हैं। कितनी संख्या में जलाशयों की कितनी संख्या है यहाँ पर, 16 संख्या ये यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई इस सभ्यता की, इसकी जल की बात की, जल कहाँ से आता था, कि सर आपने कहा था कि शुष्क जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में ये विकसित हुई थी, तो पानी कमी तो यहीं पर होगी, हाँ होगी भाई, आज के दिन में भी हम देखते हैं कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी है। जैसे सीकर है, सीकर के अंदर कोई नदी है, कहते हैं कि रेवासा में है, लेकिन वो लूनी नदी है, यानी कि बोल सकते हैं उसको कि उसके अंदर लवणता की मात्रा अधिक है, पीने लायक पानी नहीं है। कांतली नदी का वो सूखी है, वो भी मौसमी नदी है। इसी प्रकार ये भी एक जो मौसमी नदी है, इस चीज के कारण सूख भी जाती थी अगर बारिश ना हो। कौन कौन सी नदी मैंने आपको बताई थी, मनसरोवर, मनहर नदी। और जो जलाशय हैं उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या थी यहाँ पर 16। फिर हम बात क्या करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिला, टेराकोटा, एक पत्थर होता है टेराकोटा, मृद भांड और तांबे से बनी वस्तुएं यहाँ पे क्या हुई, प्राप्त हुई। क्या क्या, टेराकोटा बोल सकते हैं, टेराकोटा, मृद भांड बोल सकते हैं, और तांबे से बनी वस्तुएं, तांबे से बनी वस्तु प्राप्त हुई। कहाँ से, धोलावीरा सभ्यता से। अब सर आप लोग कहोगे कि टेराकोटा क्या होता है, मैं पूछ लूं आपको कि संगमरमर क्या होता है, क्या होता है संगमरमर।
क्या होता है, लादी किसको बोलते हैं, हम हमारी भाषा में बोलते हैं लादी। लादी किसको बोल सकते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किसको बोलते हैं, आज के जो पत्थर है वो ग्रेनाइट, संगमरमर, लादी जिसको हम बोलते हैं, सीमेंट की बनाई हुई होती है या सफेद पत्थर होता है। इसी प्रकार ये टेराकोटा भी एक पत्थर है, इसी पत्थर का नाम है टेराकोटा, जिससे शायद ये बना बना हुआ था। कौन सा, ये जलाशय जिसको मैंने अभी बताया आपको, मृद भांड आप लोग जानते हो, मिट्टी के बर्तन, तांबा, ताम्र युगीन ये सभ्यता होंगी, तो तांबे से बनी वस्तुएं भी यहाँ पर क्या हुई, प्राप्त हुई। फिर हम आगे की बात करते हैं, हम इसके आगे की बात करते हैं। ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता को विश्व धरोहर हर में जुलाई, कब की थी, जुलाई 2021 के अंदर, 21 में 40वें नंबर के पद पर, नंबर के पद पर ये जो सूची है, सूची में शामिल, पद पर सूची में शामिल किया गया, सूची में शामिल किया गया, किया गया। लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ से बता दूं कि इसको शामिल सूची में ही किया गया है, अभी तक घोषित नहीं किया गया है, ये घोषित नहीं हुआ है। उस सूची में शामिल क्यों होते, क्योंकि यहाँ पर ये जो जलाशय यहाँ पर जो मिले हैं वो अद्भुत है, अद्भुत तकनीक का प्रयोग करके यहाँ पर ये जलाशय बने हुए हैं, जो आज तक किसी इंजीनियर को भी इसके बारे में पता नहीं चला कि आखिरकार यहाँ पानी आता कहाँ से है और पानी निकलता कहाँ से है। इसी कारण इसको, और ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, 2021 में क्यों शामिल किया गया कि 2014 में हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना था, जो कहाँ का है, वो है हमारा गुजरात, गुजरात का है हमारा नरेंद्र मोदी। तो इसको शामिल करना तो बनता है, और ये हमारे देश की विरासत भी है, तो इसको शामिल, सूची में ही शामिल किया गया। अभी तक इसके ऊपर वार्ता चल रही है, अभी इसको घोषित नहीं किया गया है। फिर आते हैं हम आगे, शामिल इसको कर लिया गया है। ये जो सभ्यता है, कौन सी सभ्यता, जो धोलावीरा जो सभ्यता है, यह सभ्यता हड़प्पा, हड़प्पा के समकालीन, फिर आगे इसकी बात आ जाती है कि ये हड़प्पा सभ्यता क्या है, समकालीन। और मैंने अभी बताया था कि जो इसके अंदर जो जलाशय है, उसके अंदर मौसमी नदियों का प्रयोग किया जाता था पानी भरने के लिए और निकासी के, ये गंदा पानी निकाल देते थे और अच्छा पानी है भर लेते थे। और ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है, यानी हड़प्पा के समकालीन ही ये सभ्यता है। और ये जो धोलावीरा जो सभ्यता है, धोलावीरा जो जो सभ्यता है, इसके अंदर कृषि पद्धति, सिंचाई पद्धति, व पशुपालन, पशुपालन और क्या, पशुपालन के साथ साथ, के साथ साथ क्या पाया गया है, व्यापारिक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी है। यानी कि इस सभ्यता के अंदर भेड़ बकरी पशुपालन, कृषि से करने और सिंचाई करने के अलावा यहाँ पर क्या किया जाता था, व्यापार भी यहाँ पर
किया जाता था। महत्वपूर्ण है इसका, जिसका जिक्र किया गया है, इसका व्यापार है। फिर आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर, किसके बात करते हैं, ये जो सभ्यता है, इसी सभ्यता के अंदर क्या मिला। जैसे जैसे ये एक जगह हो गई, सॉरी गोल ऐसे नहीं थी, ऐसे गोल टाइप में एक जगह हो गई। इस जगह के अंदर क्या था कि ये जो पक्की ईंटें होती हैं, उसे यहाँ पर बैठने के लिए क्या बनाएगी, सीढ़ियां बनाएगी। और ये खोज के दौरान इसका यही पता चलता है कि ये जो सभ्यता है, इसके अंदर एक स्टेडियम भी मिला है। तो इसके अंदर क्या मिला है, स्टेडियम, स्टेडियम भी मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भारत देश है, वो आज से ही खेलने का शौकीन नहीं है, प्राचीन समय से खेलने का शौकीन है। और ये स्टेडियम मिला है। आज हम देखते हैं कि गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर कितने बड़े क्रिकेटर वो आते हैं, खिलाड़ी आते हैं। उसी प्रकार ये भी एक यहाँ पर एक क्या मिला है, स्टेडियम मिला है। तो उसी समय से आज तक इस सभ्यता के अंदर खेल कूद हुआ है। यहाँ पर चेस, चेस के साक्ष्य भी मिले हैं, चेस खेलने के साक्ष्य। अब आप लोग कहोगे कि सर चेस खेलने के साक्ष्य किसे मिले, हाँ कैसे मिल गए। यहाँ पर जो उसके अंदर जो राजा होता है, राजा हो गया, जो कोटियां होती है, ऐसे करके कैसे ऐसे करके जो कोटियां होती हैं, ऐसे करके जो कोटियां होती है वो इसके अंदर मिले हैं। तो ये चेस के अंदर ही तो होता है। ये से खाने होते हैं, जो कितने होते हैं, शायद लगभग 48 खाने होते हैं उसके अंदर, 48 खाने होते हैं, उससे खेला जाता है। लेकिन उसमें घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, और क्या होता है, घोड़ा, हाथी, वजीर, और राजा हो गया, रानी हो गई, वो सब इसके अंदर होते हैं। तो उसके साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। कौन सी सभ्यता में, धोलावीरा सभ्यता में। तो ये थी आपकी धोलावीरा सभ्यता। तो मैं आप सबसे यही आशा करूंगा कि आप सबको समझ में आया होगा। शायद मैं थोड़ा समझाने में आज थोड़ा घबरा रहा हूँ, थोड़ी सी तबीयत भी मेरी खराब है सिर्फ इस गर्मी के कारण, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इतना समझाया। तो आप समझ सकते हैं कि जो गुजरात है, जो भारत में जो गुजरात राज्य है, उसके अंदर उस समय भी खेलने की व्यवस्थाएं थी। तो भारत आज का आज से नहीं है, हमारे भारत ने बहुत कुछ दिया है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी भारत को कुछ दो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।